बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद अच्छी गुजरने के साथ साथ महफूज भी रही होगी। बार बार आप लोगों को एक ही पैगाम दिया था कि अपनी ईद को महफूज बनाने के लिए आप लोगों ने महदूद रहना है। शहर में ऑल्दो लॉकडाउन तो किया गया था, काफ़ी हद तक चीज़ों को महदूद भी किया गया था, जिसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये था कि गैर ज़रूरी तौर पर आप अपने घरों से ना निकलें, घरों में रहें, अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट करें। हमारी ईद तो बहुत अच्छी गई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। खैर, मौजूदा सूरत हाल जो है अगर हम वो देखें तो मार्केटें वगैरह जो बंद की गई थी एक बार फिर से बहाल हो गई हैं, शहर की रौनकें। लेकिन मार्केटें 8 बजे तक खोल तो दी गई हैं, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हमें ये याद रखना है क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं उसमें हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। 20 अमवात एक ही दिन में हो जाना, केसेस की शरह 23.5% तक पहुँच गई है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मार्केटें बहाल हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट को परमिशन दे दी गई है कि मुसाफिर आए जाएं, तो अभी हालात उस तरह से नहीं हैं। जहाँ कहीं पे भी जाएं आपने SOPs को फॉलो करना है ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा होगा। जी, तो मौसम की सूरत हाल जो है मैं कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी कि आज दिन भर टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने है जी, आगाज़ कर लेते हैं इस वक्त बाहर शहर का मौसम कैसा है। सुबह 10 बजे के सूरत हाल जो है वो भी हम आपको बताएंगे। खैर, शहर में गर्मी की शिद्दत जो है हम देख रहे हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो हमने मौसम की सूरत हाल आगे चल के डिटेल में बाहर के मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की लीड खबर क्या है जी, हमारे पास कोरोना फिर सैर उठाने लगा। 20 अमवात, केसेस की शरह 23.5% तक पहुंच गई है। PIC में बेड्स की किल्लत, व्हील चेयर्स पर इलाज होने लगा। डकैती चोरी की नॉन स्टॉप वारदातें, मुलाजिमीन चौकीदार को बेहोश करके 1 करोड़ 40 लाख रुपए ले गए। और सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए का बजट मंजूर, महकमा खजाना ने अपनी मंजूरी के लिए केस कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर दिया। जी तो नाज़रीन, लीड स्टोरीज आप हमारी जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसे गुजरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ड्यूटी करते हुए गुजरी है। ड्यूटी करते हुए, चले मैंने कहा शायद कोई सैर सूर करने आप भी गए हो। नहीं, सैर कहाँ करते, पूरा शहर बंद था, सब कुछ बंद था। अच्छा किया। वैसे इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हुकूमत का ये प्लान था कि जब ईद पर हम गैदरिंग्स को कंट्रोल करेंगे तो उसके ज़रिए से जब लोगों का इंटरेक्शन नहीं होगा आपस में, पब्लिक इंटरेक्शन, हत्ता कि फैमिलीज़ की सतह पर भी इंटरेक्शन जब कंट्रोल में रहेगा तो उससे जो कोरोना का फैलाव है उसको किसी हद तक हम रोकने में कामयाब होंगे। और यही वजह है कि जब 2 रोज़ पहले भी NCOC का इजलास हुआ तो उसमें ज़रा बहस लाए गए, तो बहुत सारे अजला में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो रेशो कम होती गई। तो इस वजह से आपने देखा मुकम्मल लॉकडाउन भी अब नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया आज से। और कुछ हद तक सख्ती तो बहरहाल मौजूद रहेगी और मार्केट्स भी खोल दी गई, शाम को 8 बजे तक मार्केटें भी खुली रहेंगी। और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो जो डेटा गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से ज़ायद का जो मौसूल हुआ है NCOC को, उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ। और मेरे ख़्याल में हुकूमत ने जो प्लान किया था उसमें काफ़ी हद तक उन्हें ये कामयाबी मिली है कि उसको वो फैलाव को कंट्रोल। लेकिन सोमरू साहब, अब हम जो अभी हमारी लीड स्टोरी है उसकी तरफ भी आ जाते हैं और फिर दोबारा से प्लान करने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो है ना यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस आपके सामने, एक ही दिन में 20 अमवात का हो जाना और केसेस की शरह 23.5%। शहर लाहौर में हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी शहरों से केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपने मार्केटें 8 बजे तक खोल दी, ऑल उस तरह से रश नहीं होगा। ईद की शॉपिंग की वजह से ज़्यादा लोगों में एक इस तरह भी कैफियत थी कि जल्दी जल्दी हम शॉपिंग कर लें, लेकिन अब आपको कुछ प्लान भी तो बनाना है ना कि आपने दोबारा से सिचुएशन को कंट्रोल रखना है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो ये ख़बर की मुकम्मल तफसीलात हैं उसमें मजमूई तौर पर 2847 टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं लाहौर में। और उन 2827 टेस्ट की जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें जो शरह है
आपकी पॉजिटिव केसेस की वो 23% से क्रॉस कर गई है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो लिमिटेड हैं, अभी वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। यानी कि आपने सिर्फ 2847 टेस्ट कंडक्ट किए हैं और उसकी बुनियाद पर जो रिजल्ट्स आए हैं उसको आपने एक्सपेंड किया है कि 23% है। यानी कि ये असेसमेंट है कि अगर जो है वो 100 अफराद टेस्ट कराएंगे तो उसमें से 23 लोगों को जो है वो कोरोना की तशखीस होने का इम्कान है। ये नहीं कि हो गए 100 के 100 लोगों को होगा। अच्छा, अब इसके साथ ही जो इसका दूसरा इम्पैक्ट आया कि हस्पतालों में इस वक्त जो वेंटिलेटर की सूरत हाल है, 70% तक जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं सारे, वहाँ पर 70% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं और वहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं कोरोना के। और दूसरा जो है वो एक ही रोज़ के अंदर जो है वो 20 डेथ हो गई शहर के। तो ये यकीनन तशवीशनाक बात तो है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मजमूई तौर पर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी, और वो एहतियाती तदाबीर आज खुद इख्तियार करने के साथ साथ जो इंतज़ामिया है, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका ये काम है कि असल में सुमरू साहब पता क्या, आपने एकदम लॉकडाउन किया, आप दोबारा से चीज़ों को बहाल करेंगे, आपको लोगों का भी पता है कि किस तरह से लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और फिर इंतज़ामिया भी अगर कहेगी कि हमने माह रमज़ान में बहुत काम कर लिया है, हमने लॉकडाउन में भी काम किया, हम शहर का दौरा करते रहे, रमज़ान बाज़ारों को भी हमने देखा, ऑल दो जो हालात थे वो तो सभी को पता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर अब आप लंबी तान के सो जाएंगे तो एक बार फिर से ये ना हो कि केसेस। देखिए, उसमें यही है कि इसमें दो पहलू इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, अब गफलत का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और सुस्ती का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं होते सरकार की सतह पर, तो वो SOPs पर अमल दरामद उसी तरह करा सकती जैसे लॉकडाउन से पहले करा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और रमज़ान के महीने में करा रही थी। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हुकूमत ये चाहती है कि शहरियों को जो है वो इस वायरस से बचाया जाए, जितना मुमकिन हो सकता है उसको बचाना। हुकूमत तो चाहती है, हमें खुद भी ये चाहना है। दो चीज़ें हैं, आपने कोविड को कंट्रोल करना है, लोगों को महफूज रखना है। सेकेंडली, वैक्सीनेशन की हम बात करने वाले हैं। वैक्सीनेशन के लिए इरसाल करदा पैगामात में गलतियों का इंकशाफ, शहरी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। अब वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमने उनको स्मूथ बनाना है और लोगों के लिए आसान बनाना है। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही थी, कहाँ तक पहुंचे ये तमाम मामला सुब्रू साहब? देखिए अना, ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि वैक्सीनेशन हुकूमत की सरपरस्ती में की जा रही है और उसका बड़ा मरकज़ जो है वो एक्सपो सेंटर है, जहाँ पर वैक्सीन की जा रही है और लोगों को वैक्सीन की पहली डोज जो है वो लगा दी। आगे चल रहे हैं अब तो। नहीं, अभी मैं आपको दो इंतहाई तशवीशनाक पहलुओं की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने SOPs जारी किए थे, उसके तहत अगर किसी को पहली डोज वैक्सीन की होती है तो उसके 28 दिन बाद उसको दूसरी डोज लगाई जाएगी। और इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जो जनरेट किया, यानी कि जो डेटा फीड किया जाता है, उसमें उस फर्द का ID कार्ड है, उस फर्द का कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस वगैरह है। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को 28 दिनों के बजाय 21 दिनों बाद मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए हैं, 22 दिनों बाद मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए हैं कि वो आएँ अपनी दूसरी डोज के लिए। और जब वो शहरी एक्सपो सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है कि उनके तो अभी 28 दिन मुकम्मल ही नहीं हुए। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये फेलियर है उन अफराद का जो डेटा उस ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड कर रहे हैं। देखिए, जब डेटा आप ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड कर रहे हैं और उसमें कोई गलती कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान है या उसका खुमियाजा है वो उस आम शहरी को भुगतना पड़ेगा। वो गर्मी भी बर्दाश्त करेगा, वो घर से भी निकलेगा, वो वहाँ पहुँचेगा, उसको मायूसी का सामना भी करना पड़ेगा। इस पर ज़िलाई इंतज़ामिया को और एक्सपो सेंटर के इस वैक्सीनेशन सेंटर को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये इंतहाई गफलत का मुजाहरा है कि शहरियों का जो डेटा फीड किया जा रहा है उसमें इस तरह की गलतियां की जा रही हैं कि वो 28 दिन के बजाय 21 दिन बाद या 20 दिन बाद उनको मैसेज मौसूल हो रहे हैं दूसरी डोज के लिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर या मुनज़्ज़म तौर पर ये आगाही नहीं फैलाई गई कि वैक्सीन जो है वो कौन से लोग लगवा सकते हैं। आप बात कर रही हैं एज ब्रैकेट की। हुकूमत, चाहे वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, वो महज इस बात की मुहिम करती चली आ रही है कि इस एज ब्रैकेट के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू की जा रही है। यानी कि 40 तक आप आ गए, अब आप कह रहे हैं हम 30 तक आएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वैक्सीन किन किन लोगों को लग सकती है और किन किन लोगों को नहीं लग सकती। अब जाके एक दिन पहले जो है महकमे की जानिब से ये बैनर्स
सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना शुरू हुए हैं कि कोई फर्द अगर वो दिल का मरीज है, अगर वो हार्ट की मेडिसिन खा रहा है तो वो वैक्सीन ना लगवाए। ठीक है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते। कोई ऐसा शख्स जिसकी उसकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की डिजीजेज हैं, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन फैमिली के अंदर हिस्ट्री है, वो भी वैक्सीन ना लगवाए। ठीक। कोई ऐसा फर्द जिसकी फैमिली के अंदर किसी को फालिज का अटैक हुआ है और वो उसमें मुब्तला है, उसका शिकार हुआ है, वो शख्स भी वैक्सीन ना लगवाए। अब ये किसकी गफलत है, किसकी नाअहली है? ना इसी तरह अगर और संगीन जिस्मानी बीमारियां किसी फर्द को लाक हैं तो वैक्सीन ना लगवाए। मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन आपने शहर के अंदर 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन 5 लाख लोगों का डेटा आपके पास ये है कि इनमें से कितने ऐसे थे जो हार्ट पेशेंट हैं, इनमें से कितने ऐसे थे जिनकी फैमिली जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार रही है। तो आपके पास वो डेटा नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको सर हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लोग नजला जुकाम बुखार के साथ भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आपने हमारे सिम्टम्स के साथ भी करा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। कल उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को फैलाया कि उनके वालिद साहब की डेथ इसलिए हो गई कि वो हार्ट पेशेंट थे और वो मेडिसिन ले रहे थे, और उन्होंने बताया भी सही वैक्सीनेशन से पहले कि मुझे ये मसला है, मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरे ब्लड की जो थिकनेस है उसके इश्यूज हैं। तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, और क्या हुआ, वैक्सीनेशन की पहली डोज लगने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बताइए कि ये किसकी जिम्मेदारी है? कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है, आम शहरी की जिम्मेदारी है कि उसको सेंसिटाइज किया जाए। आपने वैक्सीनेशन तो लगा दी क्योंकि आपके पास खेप आ गई पीछे से, आपको कोवैक्स की तरफ से जो है वो वैक्सीन आ गई, आपने चाइना से वैक्सीन खरीद ली, आपने कंपनियों से वैक्सीन खरीदने के बाद निजी तौर पर भी वैक्सीनेशन की जो है वो इजाजत दे दी। लेकिन इस मुहिम को किसने चलाना था कि कौन से लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, और इसके लिए ये बार बार जरूरी था। अब कहीं जाकर इनको ये होश आया है कि जब इनको ये मालूम हुआ कि जिन लोगों की डेथ हो रही है, वैक्सीनेशन के बावजूद उनकी डेथ हो रही है, तो वो पहले से किन बीमारियों में मुब्तला हैं। तो आपने वैक्सीनेशन के लिए बर वक्त वो आगाही मुहिम नहीं चलाई, उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों को अपनी जाने जो है वो गंवाना और पड़ी। इसका नुकसान तो सिर्फ ये नहीं होगा, जाने तो गई, खैर वो तो एक उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं, लोगों का एतमाद जो वैक्सीनेशन से उठेगा। वही बात है ना। देखिए आपने मुहिम में सिर्फ एज ब्रैकेट को फोकस किया, और आपके फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ यही बयान देते हैं कि जब इस एज ब्रैकेट के लोग जो हैं, आपकी पूरी मिनिस्ट्री बैठी है, आपके हत्या के डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बैठे हैं, आपके नीचे एनसीओसी के इजलास होते हैं, आपके सूबे की सतह के ऊपर इंतजामिया है, बाकायदा तौर पर आपने इदारे तश्कील दिए, आपने टीमें तश्कील दी। तो मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस अहम तरीन पहलू के ऊपर आपने फोकस ही नहीं किया? ना आपने टीवी के ऊपर कैंपेन की, ना आपने अखबारों के अंदर कैंपेन की, ना आपने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की, ना आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बार बार इसका तज़किरा किया। करना चाहिए और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? खुदा ना खास्ता इस तरह के वाकयात जब बहुत आम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपके वैक्सीनेशन सेंटर, इनकी अफादियत कोई नहीं रहेगी, लोग आएंगे नहीं। ये क्रिमिनल एक्ट है, बिल्कुल। ये जो हुकूमत ने किया है ये क्रिमिनल एक्ट है और ये नाकाबिले माफी है। इसके ऊपर तो पहली बात है हुकूमत अपनी इस गफलत को और इस नाअहली को तस्लीम करे कि हमसे ये गफलत हुई है। देखिए बात बड़ी सादा सी है कि आपने ब्रैकेट के ऊपर तो फोकस कर लिया, बिल्कुल, लेकिन आप ये फोकस क्यों नहीं कर रहे वैक्सीन लगेगी किसे? लगेगी किसे? अच्छा, फिर आप जिसको लगेगी उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कौन करेगा? क्या जो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर सिस्टम यहाँ पर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सर मुझे ब्रेक तक आ जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जब एक शख्स जाके वहां पे लगाता है, अब आपने ये कैंपेन शुरू किया 2 दिन पहले, वहां पे जाके वो लगवाता है वैक्सीन, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कौन चेक करेगा? उसकी हिस्ट्री कौन चेक इसके करेगा? लिए फिर वहां पर आपको प्रॉपर डॉक्टर भी बिठाने की जरूरत है। सुमरू साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस मैटर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगली खबर हमारे पास है जी पीआईसी से, और यहाँ पर हालात ये हैं कि बेड्स की किल्लत है, जो कि एक नई बात नहीं है। व्हील चेयर्स पर इलाज मुआलजा होने लगा है। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए ये वाकई ये दोनों नई बातें नहीं हैं। असल बात ये थी कि सेक्रेटरी सेहत की जानिब से, सेक्रेटरी नबील ऐवान की जानिब से ये फैसला किया गया था और मरासला जारी किया गया था, बाकायदा नोटिफाई हुआ था कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां मनसूख हैं और वो अस्पतालों में ड्यूटियां करेंगे, ईद के दिनों में भी और उससे लॉकडाउन के दौरान भी। ठीक। लेकिन हुआ ये कि पीआईसी
जो कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दूसरे शहरों के जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी डील करता है, वहां पर डॉक्टर्स ही नहीं थे। बिल्कुल। हत्ता कि एमएस का दफ्तर बंद रहा। पीआईसी के अंदर जिस अस्पताल को वहां के एमएस ने कंट्रोल करना है, उसको देखना है, रोजमर्रा के अमूर देखने हैं, वो दफ्तर, मरकजी दफ्तर बंद है। तो नीचे अमला क्या देखेंगे? फिर क्या हुआ? नीचे नर्सिस के रहमो करम के ऊपर, नीचे जो वार्ड बॉयज हैं उनके रहमो करम पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, ड्यूटीज पर आए नहीं। अब इसका नोटिस कौन लेगा? इसका नोटिस तो फिर बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब को लेना बनता है ना, कि सेक्रेटरी के अहकामात के बावजूद जो है अगर एक अस्पताल के अंदर ये मामला रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, इससे भी बढ़ के और बड़ा हॉस्पिटल जिसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, जहां पर आना ही इंतहाई सेंसिटिव मरीजों ने। ये तो आप देखिए कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशंस जो भी किए जाते रहे, बिलखसूस महकमा सेहत की जानिब से, आप हैरान होंगे ना कि सरकारी अस्पतालों में तो रूटीन के तमाम ऑपरेशन करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। चाहे वो आंख का ऑपरेशन हो, चाहे वो कान का ऑपरेशन हो, चाहे वो छोटे से छोटा ऑपरेशन हो, आपने कोविड की वजह से उस पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त आंख का ऑपरेशन होना था, उस ऑपरेशन के ऊपर आपने पाबंदी आयद कर दी कि ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि कोविड है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को आपने कंट्रोल नहीं किया और दानिस्ता तौर पर आपने प्राइवेट अस्पतालों को पहुंचाया, उनको फायदे दिए। अब पीआईसी के अंदर आपके हार्ट पेशेंट जो हैं, कोई इमरजेंसी पेशेंट है, किसी को सीरियस इशू है, वहां पे अगर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है और अल्टीमेटली एक शहरी को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएगा, वो प्राइवेट हार्ट स्पेशलिस्ट से टाइम लेगा, वो वहां जाएगा। सवाल ये पैदा होता है ना कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सुमरू साहब, वही बात है ना, फिर वो जिंदगी अपनी गंवा देगा ना। उसके बाद दो ही चॉइस है, अगर उसके पास पैसा है तो वो जाकर प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज करा ले आर्जी तौर पर, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर अपनी जिंदगी की कीमत चुकाए। इसका हुकूमत के ऊपर बराह रास्त किया जा सकता है। हुकूमत, देखिए ये हुकूमत इसकी जवाबदेह है, बिल्कुल जिम्मेदार है। इसका जवाबदेह महकमे का सेक्रेटरी है कि आपने इस दौरान, बिलखसूस ईद के दिनों में और उससे पहले लॉकडाउन के दौरान जिस गफलत का मुजाहरा किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। सर, अब मुझे एक सवाल मैं भी आपसे कर लेती हूँ। ये तमाम मामलात इतने बड़े हॉस्पिटल के कि वहां एमएस मौजूद नहीं था, वहां पे रूटीन के ऑपरेशन कोविड की वजह, ये किसी से ढकी छुपी बातें हैं? मैडम, आपको एक और बात बताऊं जी, आपके अस्पतालों के इमरजेंसी के अंदर ये लॉकडाउन के दौरान यहां तक सूरत हाल भी रही कि आपने वहां स्किन स्पेशलिस्ट, आपने वहां पर ईएनटी के लोग, आई स्पेशलिस्ट, आपने वहां पर जो है इन लोगों को इमरजेंसी के अंदर अपॉइंट किया हुआ है, इन डॉक्टर्स को। अब अंदाजा मुझे बताइए, बाकायदा नोटिफिकेशन हुए हैं, आप मुझे बताइए कि एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, एक आंख के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का, या एक जो है वो ईएनटी के फर्द का वहां पर इमरजेंसी के अंदर वो कैसे डील करेगा? बिल्कुल, आपने लगा दी ड्यूटीज, आपने कहा ठीक है आप ड्यूटी करें, क्योंकि आप जो है आपकी छुट्टियां मनसूख हैं इसलिए आप ड्यूटी करें। तो इमरजेंसी के साथ आप ये सलूक करते रहे हैं और अभी तक ये सलूक हो रहा है कोविड के नाम के ऊपर। तो मुझे बताइए, ये पूरे महकमे की गफलत है, पूरे महकमे की नाहली है, इनकॉम्पिटेंसी है, ये क्या है? या तो लोगों की जानें चली जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे भी बढ़ के हैरान कुन बात यह है कि उस वजारत को चलाने वाली खुद जो है वो पेशावर डॉक्टर हैं, वो इस शोबे को समझती हैं, इसकी जो बारीकियां हैं उसको जानती हैं। सर, अब ये स्टेटमेंट चेंज कर लेनी चाहिए कि इस शोबे को समझती हैं। ये तो उम्मीदें लोग लेकर आए थे जब डॉक्टर साहिबा ने चार्ज संभाला था, तो लोगों की उम्मीदें थी। एक और इशू है, इन शहरियों का ये कसूर है कि वो पंजाब के वासी हैं, इन शहरियों का ये कसूर है कि वो लाहौरी हैं। इससे यही जुर्म है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको जो है आपने ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो अपने शोबे को जानते नहीं, जो इमरजेंसी को नहीं जानते, और आप मुस्तकिल तौर पर रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर उनका ये इस्तेसाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, उनकी जिंदगी के साथ साहब, एक और सवाल का जवाब मुझे दे दें। पीआईसी में आज तक मैंने नहीं सुना कि बेड्स की किल्लत का मसला हल हो सका है। फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी की मदद से आपने मामलात बहुत अच्छे किए, क्या सिर्फ ये मामलात मुखैर हजरात ही के रहमो करम पर रहेंगे? कभी ये चीजें देखिए, मैं आपको इसका जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि जवाब तो देना है हुकूमत ने। नहीं, मैं आपको राय हालात है ना, हालात में चाह रही हूँ कि जवाब हुकूमत
देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं। जवाब हुकूमत देना नहीं चाहती। ये इस हुकूमत का मसला नहीं है, इससे पहले की हुकूमत का भी ये मसला था। तो फिर क्यों दाग लापा जाता है? तरजीहात आपकी सेहत है, आपने सेहत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपकी 10 करोड़ से जायद पॉपुलेशन के सूबे के अंदर आपके शहर के लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर दबाव होता है। अब जब आपने पेरिफेरीज के अंदर दूसरे शहरों के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट के हॉस्पिटल्स और उन हस्पतालों के अंदर इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें और डॉक्टर्स और माहिरीन की टीमें वहाँ पर तैनात नहीं की, अस्पताल नहीं बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया, तो आपको अल्टीमेट जो है वो ये इस तरह का खुमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है कि वो अस्पताल पहुँचे हैं तो वहाँ बेड नहीं होता, वो अस्पताल पहुँचे हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होता। तो ये किसका कसूर है, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, रियासत के टैक्सों के पैसों के ऊपर आप डॉक्टर्स बनाते हैं, बिल्कुल सही आप उन पैसों के ऊपर जो है डॉक्टर्स बनाने के लिए सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर फैसिलिटीज देते हैं, आप सरकारी अस्पतालों के अंदर उनको इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं कि वहां पे जाएं, वो एक्सपेरिमेंट्स करें, वहां पे जाएं, पेशेंट्स के ऊपर भी हद तक आप एक्सपेरिमेंट्स करा देते हैं। आप देखिए कि जब प्रोफेसर सरकारी अस्पताल में किसी इमरजेंसी के पेशेंट को देखने आता है या किसी क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट को देखने आता है तो उसके साथ जो है 8-10 स्टूडेंट्स की टीम होती है जो उस पेशेंट के ऊपर बराह रास्त जो है वो अपने तजर्बे भी कर रही होती है, प्रैक्टिकल भी कर रही होती है और उसको ऑब्जर्व भी कर रही होती है। ये फैसिलिटीज आप किस लिए देते हैं? ये फैसिलिटीज आप इसलिए देते हैं टैक्स पेयर की मनी के ऊपर कि पब्लिक को हेल्थ के हवाले से ना सिर्फ रिलीफ फराहम किया जाए बल्कि उनकी बेहतर निगहदाश्त हो सके। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसकी जवाबदेह वो पूरा महकमा है, उस महकमे की ब्यूरोक्रेसी है, उस महकमे की वजारत है और फिर सूबाई हुकूमत है कि वो आखिर क्यों जो है वो एक आम शहरी, एक गरीब आदमी। देखिए, सरकारी अस्पताल में जाने वाले मरीजों की अक्सरियत जो है कौन होते हैं? वो हैव्स नॉट हैं, जो अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं और फिर सरकारी अस्पताल अब अपनी जेब से नहीं चला रहे होते। और सर, हमारे मुल्क में इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं वही है, सरकारी अस्पताल वजीर आला हो या सेक्रेटरी हो, वो अपनी जेब से फंडिंग से नहीं चला रहे होते, वो टैक्स पेयर की मनी है, वो पब्लिक मनी है जिसको आप सरकारी अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां पे एक आम शहरी जो सिरप खरीदने के पैसे भी नहीं रखता उसको वहां पे मुफ्त बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए। लेकिन आप सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशंस बंद कर देते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ पर तो ऑपरेशन होगा नहीं क्योंकि कोविड है। प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशंस भी होते हैं, वहां पे चांदी हो गई है डॉक्टर्स की। जो प्रोफेसर सरकारी अस्पतालों में बैठकर ऑपरेशन करते थे वो बरूजिमा हो गए, वो प्राइवेट अस्पतालों में शाम को बैठते हैं, वहां पे जाके ऑपरेशन करते हैं, वहां से पैसे भी कमाते हैं, 4 गुना ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और फिर अफसोस तनख्वाह भी यहां से लेते हैं। टाइटल चीज का है कि जिसके नाम पर, जिसका बहाना लेकर आप सारा कुछ कह रहे हैं कि जी कोविड की वजह से हमारी तमाम कैपेसिटी वहां पे सिर्फ कंट्रोल से बाहर हैं, वो भी आप टेस्ट की सहूलत नहीं फराहम कर पा रहे। अल्लाह ताला रहम करे, लोग अस्पतालों में चले जाएं, कोविड के पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं, आपका कोई भी वहां पर अमला मौजूद नहीं है, मरीज इधर उधर कॉल्स करते फिर रहे हैं कि उनको यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सिलेंडर। फिर कुछ तो हालात बेहतर हों। देखिए, हालात कैसे बेहतर हों, हमें तो ये हैरानी होती है कि हुकूमत होती है, उसके नीचे एक पूरी हिरार्की है, नीचे अफरादी कुव्वत है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो मनसूबाबंदियां करते हैं और हर महकमे का अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स है। आप देखिए कि आपने शहर के अंदर, बल्कि पंजाब के 36 महकमा जात से आपने 280 से जायद जो स्टेनोग्राफर थे वहां से आपने उठाए और उनके तबादले कर दिए। आपने कहा जी ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मातहत हैं, इनके तहत काम करेंगे और वैक्सीनेशन सेंटर में जाके काम करेंगे। प्लान किया ना आपने कहा दफातर बंद है, वहां पर काम नहीं है कि अफरादी कुव्वत वहां चाहिए। तो हुकूमत जब प्लान नहीं करती, जब मौसर इफेक्टिव मनसूबाबंदी नहीं करती, तो फिर आपको इस तरह के फेलियर नजर आते हैं। ये मसला इस बात का नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है, बिल्कुल भी, वो किसी हद तक होगा, लेकिन आप मौजूदा रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आपकी नाकिस हिकमत अमली का नतीजा भुगतना पड़ रहा है आम आवाम को। ब्रेक की तरफ हमने जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि ये ईद के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में लॉकडाउन भी रहा, शहर में हालात आपने कोविड के तो कंट्रोल कम से कम कर लिए, काफी हद तक कर लिए, लेकिन ये चोरी डकैती की वारदातें जो हुई जिससे शहरी परेशान रहे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ईद तातीलात के दौरान शहर में डकैती चोरी का बाजार सरगर्म रहा। ऑल दो हमने देखा कि शहर में चूँकि लॉकडाउन था, हर जगह पर सुमरुसा हालात ये थे, गलियां मोहल्ले बहुत सुनसान थे। ऐसे में भरपूर फ़ायदा उठाया चोरी और डकैती करने वालों ने। पुलिस की हमें रेड कहीं नजर नहीं आई। नहीं तो कहीं मना रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस वालों की भी वैक्सीनेशन के ऊपर ड्यूटी है, कोरोना वैक्सीन रात के टाइम कौन सी वैक्सीनेशन हो रही थी समरू साहब? कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि आप बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी टाइफाइड की वैक्सीनेशन मनसूख कर दें और ये कहकर मनसूख कर दें कि हमारा जो इस टाइफाइड कैंपेन का जो सारा अमला है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी कोरोना के ऊपर है, इसलिए हमें बच्चों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। और ये डॉक्टर्स, महकमा सेहत और हुकूमत बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हो जाए तो उसके क्या क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने कहा बड़ा सादा से एक मरासला जारी कर दिया कि 18 मई से जो कैंपेन शुरू होनी थी टाइफाइड की, वो अब हम नहीं शुरू कर रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हमला नहीं है, वैक्सीनेटर्स मौजूद नहीं है। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इतने भी संग दिल बेरहम हो सकते हैं कि उनको बच्चों की सेहत की कोई परवाह नहीं है। अब आप कहेंगे पंजाब भर के बच्चे, महकमे की जिम्मेदारी डॉक्टर साहिबा के पास थी, ये चीजें तो समझनी चाहिए थी। क्या क्या चीजें समझाएंगे? मैं इसलिए हैरान हो रहा हूं ना कि आप देखिए कि गफलत की महान किस्म की मिसालें जो है वो इनके यहाँ मिलती हैं, हकाइक मिलते हैं कि आपने वो वैक्सीनेशन इसलिए मनसूख कर दी। आप फिर मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ ना कि फिर क्या पुलिस वालों की ड्यूटियां जो है वो वहां पर लगी हुई थी? ये हर ईद पर होता है, डकैतियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, क्योंकि फैमिलीज जो हैं या वो घर पर मौजूद नहीं होती, या वो तफरी के लिए गए होते हैं, या कोई और भी वजह हो सकती है। पुलिस की जो है वो वहाँ पे हमें रेट नज़र नहीं आती। पुलिस की पेट्रोलिंग के ऊपर मसाइल होते हैं, पुलिस के गश्त के ऊपर मसाइल होती हैं, हत्ता कि डॉल्फिन जो गश्त करती है उसके ईद के दिनों में मसाइल होते हैं, और उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो शहरी को अदा करना होता है, उसको वो बर्दाश्त करना होता है। मुझे बताइए, एक घर के अंदर 2 CCTV फुटेज भी आ गई, CCTV फुटेज भी आ गई कि वहाँ पर कैसे चौकीदार को बेहोश किया गया और घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो ये वारदात करके निकल गए। अब मुझे एक बात बताएं, घर के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं, क्या उसका डेटा घर वालों के पास नहीं होगा? बिल्कुल। क्या घर वालों ने वो डेटा पुलिस हुकाम को नहीं दिया होगा? लेकिन मसला क्या है, छुट्टियां हैं, ईद मना रहे हैं, उनको क्या लगे कि रियासत जो है वो अपने शहरियों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की आईनी, कानूनी और मजहबी हवाले से रिस्पॉन्सिबल है, और ये लाइबिलिटी है, ये पब्लिक जो है वो रियासत की लाइबिलिटी होती है। अगर रियासत उसके अंदर गफलत का मुजाहरा करती है तो रियासत जवाबदेह है, कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी। और अभी देखिए, आप अभी तक जो है पुलिस हुकाम की जानिब से मुतलका वारदात होने के बावजूद उन डकैतों को, उन चोरों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। घर के अंदर से इतनी बड़ी वारदात हो गई कि नकदी उठा के ले गए, जेवरात उठा के ले गए, आगे वो बेच देंगे, बेचने के बाद पैसे वसूल कर लेंगे, आधे वापस कर देंगे, सज़ा होगी, ज़मानत होगी, बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पर आप नॉन बेलेबल ऑफेंस तो है ही नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस तो है ही नहीं कि जिसके ऊपर बेल नहीं होगी वो बेल हो जाएगी, केस चलता रहेगा, बस खत्म। लुटा कौन, मारा कौन गया? वो शहरी जिसका रियासत के अंदर उसका घर जो है वो महफूज नहीं है। और इस पर पुलिस के लिए बड़ा मामूली सा वाकया है। पुलिस इस वाकये को बहुत बड़ा वाकया तस्वीर नहीं, उन्होंने पता क्या करना है, रवायती तफ्तीश के अंदर आपने इतने पैसे घर क्यों रखे हुए थे, इस तरह के वाकयात। लेकिन पुलिस की रवायती तफ्तीश, आपने पैसे घर क्यों रखे हुए थे, आपने जेवर क्यों घर रखा हुआ था, आप घर में बंदा क्यों नहीं छोड़ के गए, आपने घर के अंदर जो है वो चौकीदार को ऐसा क्यों रखा हुआ था? वो तफ्तीश के अंदर इस तरह की बातें करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे वाकयात को बराह रास्त उसको विटनेस कर चुके हैं कि पुलिस इस रवायती तफ्तीश के अंदर, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पुलिस के महकमे के अंदर जो बालातर अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, SP से लेकर ऊपर तक के रैंक के, वो बुनियादी तौर पर तफ्तीश के अमल के अंदर नीचे अमले की चाहे ट्रेनिंग हो या पूरा कल्चर हो, उसको वो फेयर रखना ही नहीं चाहते। अगर वो उसको फेयर रखेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? दिहाड़ियां बंद होंगी, उसका नुकसान क्या होगा? करप्शन बंद होगी, उसका नुकसान क्या होगा? बड़े बड़े कोठियां जो हैं वो आप नहीं खरीद सकेंगे। होते आप जो हैं वो एक ASP हैं और आप लगने के चंद ही महीनों बाद, बल्कि साल भी नहीं गुजरता, पहले आपके पास जो है वो 5 मरले का घर भी नहीं होता, बाद में आपको 1-1 कनाल की कोठी मिल जाती है उसी तनख्वाह में से।
तो फिर वो रास्ते सारे बंद होंगे, वो करप्शन के रास्ते बंद होंगे। जब वो करप्शन के रास्ते सारे बंद होंगे तो फिर आपका महकमा जो है वो तो फिर पब्लिक को रिलीफ फराहम करेगा। पब्लिक को रिलीफ फराहम करना हमारा मकसद ही नहीं है और ना आपकी तरजीहात है, ना आपका ये काम है। हमारा मकसद है वर्दी पहने, रोब धाड़े और उसके बाद जो है FIR कटने से लेकर उसको उसकी तफ्तीश तक अपनी अफसरी को झाड़ें। दैट्स इट। जो पैसे दे सकता है वो पैसे दे के इंसाफ ले ले, जो पैसे नहीं दे सकता वो जूते खाए। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही मामलात, यही हालात इस वक्त शहर में चल रहे हैं। तो फिर क्यों ना लोग डाकू चोरों के रहमो करम पर हों। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। जी सुमरू साहब। जी बिल्कुल, अभी ये इब्तदाई तौर पर मंजूरी है और ये हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती रही है, बल्कि अब तक हो रही है कि हुकूमत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना तो एक अलग बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मुरम्मत के लिए भी पैसे नहीं देती और उसकी मुरम्मत पर और मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी है। जो काम एक सड़क पर पैचवर्क मुकम्मल करके बर वक्त किया जा सकता था कम पैसों में, पुल की हालत आपके सामने, जब वो पैचेस बढ़ते चले गए तो आपको फिर पूरी सड़क को जो उधेड़ के उसके ऊपर नई सड़क बनानी है। तो अब ये इब्तदाई मंजूरी हुई है। अभी जो कैबिनेट की फाइनेंस कमेटी है उसमें ये केस जाना है। 3 अरब रुपए के ये फंड है मजमूई तौर पर, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जो सड़कों की तामीर होनी है, मुरम्मत होनी है, उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। अभी कैबिनेट कमेटी इसकी मंजूरी देगी और ये प्रोसेस महीने में होता है, 2 महीने में होता है। उसके बाद ये फंड्स जो हैं वो इससे पहले जो मंसूबे अधूरे पड़े हैं, मुझे सिर्फ बता दें उनका जिम्मेदार कौन है, उनका पुरसाने हाल कौन है? देखिए, उसकी वजह है हुकूमत ने आज के दिन तक जो है हमेशा ये कहा कि हम ऑस्टेरिटी मेजरमेंट्स के तहत, कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत और उस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि ख़जाने में पैसे नहीं हैं और पैसे ना होने की वजह से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस पर ख़जाने के ऊपर बोझ आए। लेकिन हुकूमत की ये अप्रोच सही है या गलत है, इसका फ़ैसला तो आइंदा इलेक्शन में हो जाएगा कि हुकूमत की इस अप्रोच को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि हुकूमत की इस अप्रोच के ज़रिए से जहाँ पर जो काम 100 रुपये में होना था वो 300 रुपये में होने जा रहा है, और जिस काम के ज़रिए से हल्का जात की सतह पर आप अपने वोटर्स को मुस्तहकम कर सकते थे, उसको अब आप अदम इस्तेहकाम से दो चार होंगे, और इसके नतीजे आपने मुख्तलिफ हल्का जात के अंदर जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं वो आप देख चुकी हैं। तो हुकूमत जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को जब सामने रख कर अपनी पॉलिसियाँ नहीं बनाएगी, पब्लिक नीड्स को सामने रख कर अपनी पॉलिसियाँ नहीं बनाएगी, तो वो सियासी तौर पर भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकती। सियासी तौर पर यही फ़ायदा है ना कि आप अपने सपोर्टर्स को, आप अपने वोटर्स को मेंटेन रखते हैं, उसको इंगेज रखते हैं। अगर आप उसको इंगेज रखने के लिए कोई पॉलिसी नहीं करते, कोई मंसूबा नहीं लाते, तो वो आपसे दूर होता चला जाता है और उसका इजहार वो वोट बैंक के ज़रिए से, पर्ची के ज़रिए से होता चला जाता, मेरे ख्याल से बहुत दूर चला गया। हाँ, तो वो यही होता है। तो मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ ना आपके प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम है कि उनकी ये पहली और शायद आखिरी दफ़ा ये हुकूमत है, और इस पहली और आखिरी हुकूमत के अंदर जो कुछ हम सत्यानाश बड़ा गर्क मुल्क का कर सकते हैं वो कर लें। इसके बाद क्या होगा आप देखिएगा, यही वज़ीर, यही लोग, यही आपको दूसरी पार्टियों के अंदर जाते नजर आएंगे। जैसे दूसरी पार्टियां छोड़कर इस पार्टी में आए हैं, फिर इसी पार्टी को छोड़ के वापस कहीं और जाएंगे, और नुकसान और खुमियाजा और जो कुछ भी बर्दाश्त करना है वो पब्लिक को करना है एट द कॉस्ट ऑफ देयर वोट्स जो बिल्कुल सही कहा आपने। दिए। खैर, खबर को हम वाइंड अप इस तरह से करेंगे कि हुकूमत कोई भी हो, वतीरा ये रहता है कि आपने सिर्फ अपनी तख्तियां लगानी है, ना आवाम का सोचना है, ना मुल्कों का सोचना है, ना शहर का सोचना है। ये एक आम तासुर, एक रवैया बन चुका हुआ है। ये भी हुकूमत इसी डगर पर चल रही है। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और हेडलाइंस के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और माह रमज़ान में हमने बहुत सारे शोज़ किए कि आपने किस तरह से अपना सहरो अफ्तार अच्छी तरह से गुजारना है, क्या क्या खुराक आपको सहरी में लेनी है, अफ्तारी में लेनी है। बावजूद इसके
बहुत सारे लोग ये शिकायत करते रहे कि उन्हें मैदे के अमराज का वो शिकार रहे हैं माह रमज़ान में, और ये एक रूटीन रही है कि वो जो है बार बार लोग ये शिकायतें करते रहे हैं, क्योंकि फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, तो लोगों का ये कहना था जी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है, मैदे के अमराज में वो मुब्तला हो गए हैं। खैर, अब जब आप रूटीन की तरफ वापस आ गए हैं तो किस तरह से आपने अपनी खुराक को मेंटेन करना है? वो लोग जो कि मैदे के अमराज का ऑलरेडी शिकार हैं, एकदम से जब रूटीन पर आते हैं तो खाना बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। आप हमारे साथ अभी खुद भी यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सारा दिन भूखे रहने वाली रूटीन बन चुकी है, तो एकदम से खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। किस तरह से आप अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं? मैदे के अमराज से किस तरह से बचा जा सकता है? मतवाज़न ग़िज़ा का इसमें क्या रोल है? इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद है, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, और इतनी सारी छुट्टियों में तो ईद का मज़ा ज़बरदस्त हो गया। दोबाला हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने ईद भरपूर इंजॉय किया, लेकिन हुआ क्या, जहाँ पर हमने ईद इंजॉय अच्छी तरह से की, पकवान के बगैर तो ईद इंजॉय ही नहीं होती है। लाहौरियों का एक वो स्टाइल है ना कि आपने रमज़ान में भी खूब खाया पिया, उसके बाद ईद पे भी रिश्तेदारों के घर तो लोग आए गए, ऑल दो लोगों को बहुत कहा कि आपने लिमिटेड रखनी, अपनी गैदरिंग ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन हर घर में हमने देखा कि लोगों के घर आना जाना लगा रहा, खाने शाने भी बनते रहे। बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम से आपकी रूटीन रमज़ान वाली रहे, फिर आपने खाने की तरफ आना है, चीज़ें मैनेज करना कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ तो मुआशरती रवैया है ना, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे पास फूड ओरिएंटेड गैदरिंग्स हैं। किसी के पास जाना है तो हमने खाने पे जाना है, किसी को बुलाना है तो चाय पे बुलाना है, या सर लोग नाराज़ हो जाते हैं खाना ना पूछो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसका नतीजा ये है ना कि एक मैदा जो 30 दिन एक ट्रेनिंग से गुजरा हुआ है, एक जिस्म जो 30 दिन गुजरा हुआ है कि 16 घंटे खाली पेट रहना है और 8 घंटे के लिए खाना है, जब आप उसे अगले दिन अगली सुबह ही रात 11 बजे तक ज़हनी तौर पे तो तैयार थे कि अगला दोबारा फाका करना है, रोज़ा रखना है, लेकिन अगली दफ़ा जब सुबह नाश्ते पे इत्माम शुरू हो जाए और आखिर तक रहे, पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो जो ट्रेनिंग की हुई थी वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसको अडेप्ट करने के लिए जिस्म को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो उसमें यही है कि मुश्किल काम है। अब तो खैर वक्त गुजर गया, अब तो लोगों ने ईद के बाद बैक टू नॉर्मल वर्किंग रूटीन में आ गई हैं सारे लोग, लेकिन ये जो दिन थे इसमें बैलेंस टाइम करना रियली एक मुश्किल काम था, क्योंकि एकदम से खाने पीने का अमल बहाल हुआ था और जिस्म को आदी न होने की वजह से थोड़े बहुत मसाइल भी रहे लोगों के, और आम तौर पे होता भी है। तो इसमें जब 16 घंटे का फाका और एकदम से जब आप खाने के लिए उसको रीफ़िल करना शुरू कर दें हर 3-4 घंटे बाद, तो फिर बदहज़मी के मसाइल। जैसे मेरा सुबह उठ के नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आपकी एक वो रूटीन बन जाती ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बगैर नाश्ते के अपने ऑफिस के। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब रियलाइजेशन अपने आप को बार बार दिलवाने की ज़रूरत है कि वो जो हमने हासिल करना था 16 घंटे के फाके से, 30 दिन की ट्रेनिंग से, उसको मेंटेन करने के दिन बहुत सारे लोग बड़ी सारी एक्सरसाइज और हिम्मत करके इन 16 घंटे की फास्टिंग के बाद कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, जिसमें स्मोकिंग से का ख़त्म होना है या एटलीस्ट कम होना है। उसके बाद वज़न का कॉन्शियसनेस के साथ कि वज़न को हमने थोड़ा सा कम करना है, और बाज़ लोग ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि कुछ लोगों का वज़न 3 से 5 किलो के दरमियान कम हो जाता है अगर वो कॉन्शियसली 30 दिन की एक्सरसाइज में अपने वज़न को देखते रहें रमज़ान में। कौन लोग हैं डॉक्टर साहब ये? मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सीरियसली नहीं, जो लोग इसको परसू कर रहे होते हैं ना कि वेट को हमने इसको रमज़ान में इस एम के साथ कि जी हमने इसको वज़न को कम, बहुत अच्छा मौका होता है उसमें। देखें 16 घंटे तो वैसे ही आप मुंह बंद करके बैठे हैं और 8 घंटे रह गए, उसमें आपने 8 घंटे की एक्सरसाइज 2/3 हो गई हुई है, 1/3 रह गई। तो वो चीज़ें अगर हम नहीं इस वक्त एहतियात करेंगे तो वो सारा कुछ रिवर्ट हो जाएगा, वज़न भी ना सिर्फ बराबर हो जाएगा बल्कि बढ़ने का अंदाज़ा है। स्मोकिंग जो एक हिम्मत करके 30 दिन के एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे लोगों ने छोड़ी होती है, उसको दोबारा से पार्टी टाइम के सिलसिले में दोबारा से खुदा न खास्ता शुरू करने के, और उसके मुज़र असरात बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद मैदे के जो मसाइल हैं उसमें एकदम से खाना, बहुत बार के पेट भर के खाना, बार बार खाना, सीने की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, पेट का फारा, और फिर उसके बाद पतले खाने का, इस तरह के मसाइल जो पेट से रिलेटेड है वो होने का अंदेशा एकदम से हो जाता है। और दूसरा वो जो फीलिंग होती है सोने जागने के मामूल के तब्दील होने से, हाजमे का जो अमल उसको ट्यून अप होया होता है 30 दिनों के लिए इंटरनल क्लॉक के हिसाब से, वो थोड़ा सा दोबारा से वापस आ रहा होता है अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें ये जो टाइम है, और ऊपर से समर्स के दिन हैं
जब खाना भी जल्दी ख़राब हो रहा होता है। रेफ्रिजरेशन हमारे यहाँ उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होती है आमतौर पे कि खाना प्रॉपर हम फ्रीज़ कर सकें या संभाल सकें। तो पेट के मसाइल गर्मियों में आमतौर पे भी बढ़ जाते हैं। रमज़ान के फ़ौरन बाद बढ़ने का अंदेशा इसलिए होता है कि फूड पैटर्न चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ख़तरात का ये वक्त है जिसमें थोड़े से आदत होने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। सही। अब मुझे ये बता दें कि हमने अपनी रूटीन की तरफ आना है और अच्छी डाइट की तरफ आना है। दूसरा, लोगों के माइंड में ये बैठ गया है कि आपने अच्छा खासा खाना है क्योंकि कोरोना है और आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अब आपने कैसे अपनी डाइट को बैलेंस देखिए, अच्छा खाना और इम्यूनिटी का अब अच्छे खाने की डेफिनेशन हर बंदे की अपनी है ना। कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा खाना अच्छा खाना है और कुछ लोग समझते हैं कि एक बैलेंस डाइट जो है, जो कि सही भी ख्याल है कि वो खाना एक अच्छा खाना है। अब ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और ख़ास हद तक के ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह का इस्तेमाल और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयों का जो बैलेंस है, इसको मेंटेन करना, चाहे कोई प्लेटर का साइज़ इतना हो या छोटा हो, वो एक बैलेंस डाइट जो है वो एक अच्छा खाना है। ना कि ये है कि हमने इतने मिकदार में खाना है कि वो खाना जो है वो पेट पे, जिस्म पे बोझ बन के आपके लिए इम्यूनिटी बढ़ाते बढ़ाते वबाले जान बन जाए। डॉक्टर साहब, होता क्या है अब ये रमज़ान के बाद जैसे हम खाने की तरफ आते हैं, आप कम भी खाएं तो आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। हाँ, वो असल में कम खाने से भी फीलिंग आती है कि हम शायद ज़्यादा खा रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम रमज़ान के 16 घंटे के कंपैरिजन में फिर भी ज़्यादा ही खा रहे होते हैं। तो ये जो गोरे लोग जो हैं, अंग्रेज़ भी हैं, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो भी एक हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट है। तो वो उसमें भी देखें, वो यही कहते हैं कि 16 घंटे आप कुछ ना खाएं और 8 घंटे आप खाएं, और वो उसमें भी जो कुछ चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, वो बहुत इफेक्टिव है और आजकल बड़ा पॉपुलर भी है वेस्टर्न वर्ल्ड में वज़न कम करने के लिए, वज़न से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए ये एक तरीका कार है। और कंपैरेटिवली कीटो डाइट और इस तरह की डाइट्स के कंपैरिजन में ये एक हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट है, राइट। तो इसमें ये है कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, हमें तो रूटीन में 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 महीना में कहा गया कि इन चीज़ों को आप बैलेंस आउट करने के लिए ये करें। तो अब ये रमज़ान के बाद में सबसे अहम चीज़ ये होगी कि आजकल मौसम है फ्रूट्स का, फ्रूट्स लें। इसके अलावा गर्मियों का मौसम है तो लिक्विड इंटेक या पानी का इस्तेमाल वाफर मिकदार में करें और साफ़ पानी का ख़ास तौर पे। और तीसरे नंबर पे ये है कि वो जो बैलेंस है, जो थोड़ा सा ट्रिप हो जाता है रमज़ान में फ्राइड फूड की तरफ, चिकनाइयों के इस्तेमाल की तरफ, उसको अवॉइड करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एकदम से मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने, नॉर्मली हम जो खाने बनाते हैं उसमें हमने नमक मिर्च अच्छी खासी डाली होती है, तो जब आप एकदम से दोबारा अपनी रूटीन की तरफ आते हैं और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या ये भी आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह है? देखें, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को इरिटेट करने वाली चीज़ें जो हैं वो हर लिहाज से हर बंदे के लिए हर मौसम में ख़राब है। उसमें जो स्पाइसेस हैं वो एक कंपोनेंट है, सिट्रस है, या कोई भी ऐसी बहुत गर्म लिक्विड पीने वाले लोग, या चाय या दूध या कोई भी कॉफ़ी पीने वाले लोग जो इंटरनल लाइनिंग को थर्मल इंजरी कर दें। ठीक है। इसी तरह बहुत ठंडा लेने वाले लोग, वो इंटरनल लाइनिंग की जो मैदे और आंतों की इंटरनल लाइनिंग है, अगर उसको इंजरी कर देंगे तो वो हर लिहाज से ख़राब है। उसमें इरिटेंट इफेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के लिए और ज़्यादा हो जाते हैं जो पहले से किसी मैदे की तकलीफ का शिकार है। फ़र्ज़ कर लें उनको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, अल्सर की तकलीफ है या मोटापे का शिकार है, तो उन लोगों की इंटरनल लाइनिंग या वो उसमें जो टेंडेंसी है ख़राब होने की इन चीज़ों के ज़ेरे असर वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी मोटा है, उसका वज़न ज़्यादा है, उसकी तेज़ाबियत के मसले पहले ही रहते हैं, या वो कोई मैदे की दवाइयाँ खा रहा है जिससे इंटरनल लाइनिंग में बनने वाले एसिड को हम पहले से कम कर रहे होते हैं, तो उसकी टेंडेंसी इन्फेक्शंस की, उसकी टेंडेंसी जो है वो पेट ख़राब होने की, इंडाइजेशन की और बढ़ जाएगी। सही। बहुत ज़्यादा एक चीज़ आम है कि आपका रात का खाना, अगर आप लेट नाइट खा के सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मैदे के अमराज का शिकार हो जाएं। क्या कहेंगे? हाँ, इसमें ये देखें, खाना खाते ही फ़ौरन लेटना झुकना जो है वो मैदे के खाने को वापस गले की तरफ आने का रुझान बढ़ जाता है। ऐसे होता है। और रात का खाना अगर आप खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, उसकी क्वांटिटी भी आम बंदे की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आम रूटीन के खाने से ज़्यादा होती है, क्योंकि रात को एक फीलिंग ये भी होती है कि हमने सारा दिन अब काम कर लिया, अब और कोई एक्टिविटी नहीं है और अब हमने फ़रागत से आराम से खाना खाना है। और उसके बाद और ये वो खाना है जिसके बारे में कहा गया है कि आप सबसे लाइटर जो तीनों मील्स हैं उसमें से सबसे लाइट कंपोनेंट जो होगा वो डिनर का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपने लेट जाना है।
फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी। और सबसे अच्छा खाना नाश्ता होना चाहिए जो बिल्कुल रिवर्स हो गया। नाश्ता जो है वो बहुत लाइट हो गया है और दोपहर का खाना उससे बेहतर होना चाहिए, और वो दरमियान में कहीं गायब ही हो गया और फिर रात का मेजर खाना रह गया। तो ये अनहेल्दी सा एक लाइफस्टाइल हो गया जिसमें, और ख़ास तौर पे आजकल कोरोना के दौर में जबकि बच्चे भी स्कूलों में नहीं हैं और ये रमज़ान की भी कुछ ट्रेनिंग है कि रातों को बहुत देर तक जागना, और ये जो फूड सप्लाईज हैं जो सारी रात चल रही हैं आजकल, उसके साथ बच्चों में भी ये टेंडेंसी जो है पेट ख़राब होने की, सुस्ती की, तेज़ाबियत की, खाना गले की तरफ आने का, वज़न बढ़ने की, ये सारी चीज़ें ये सब बढ़ रही हैं। तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, यही एक इस चीज़ की टिप है। इसी तरह से आप मैदे के अमराज से बच सकते हैं। ब्रेक लेनी है, जब वापस आएंगे तो आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो ब्लड प्रेशर का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब इसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से है। डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डालेंगे, आपने इससे किस तरह से महफूज रहना है, आपको मुफीद मशवरे भी देंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और ये मसला बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। आज का दिन मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी है, कहिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ये सारे एक ही मानी रखते हैं। इसमें आसान ज़बान में आवाम में हमारी मैसेज में आगाही की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है आवाम का कि मेरा ब्लड प्रेशर, किसी से पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वो कह रहा है कि हाँ जी हो रहा है, मेरा कभी लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लो कभी हाई ब्लड प्रेशर का मतलब वो शायद वो मूड एलिवेशन और लोअरिंग ऑफ मूड को ले रहे होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात इमोशंस के साथ एसोसिएटेड और गुस्सा और कभी बहुत ज़्यादा उनका तबीयत में चिड़चिड़ापन जो आ जाता है, शायद उसको वो लेबल कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। हालांकि इसका एक कंपोनेंट है ये, इसमें किसी भी वक्त रेस्टिंग कंडीशन में अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो जिस पे कोई इस तरह के इमोशनल फैक्टर्स ना हो और उस वक्त बढ़ रहा हो ब्लड प्रेशर और परसिस्टेंटली बढ़ रहा हो, तो उसको एक बीमारी जिसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं उसका नाम दिया जाता है। इसमें 1 से 2 दफ़ा उसकी रीडिंग्स तो लेना पड़ता है रेस्टिंग कंडीशन में, और उस वक्त जबकि वो कोई इवन माइनर सा स्टिमुलेंट जिसको टी कॉफ़ी या इस तरह की कोई चीज़ है वो भी ना ले चुका हो पिछले आधे घंटे में। तो ये इतना सेंसिटिव सा एक इशू है जिसमें एक बंदे को लेबल लगाना होता है, क्योंकि ये लेबल लाइफ लॉन्ग लेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है बंदा, तो सारी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर का शिकार रहता है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है दवाइयों के साथ, लेकिन दवाइयों के साथ नॉर्मल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। उसका मकसद ये है कि दवाइयों का मकसद पूरा हो रहा है, दवाइयाँ उसने लेते रहना उसी तरह जिस तरह खाना रोज़ाना लेना है। उसकी जो वजूहात हैं इस दिन को मनाने की वो एक ही है, वो ये है कि अपने आप को इस मर्ज़ के बारे में थोड़ी सी आगाही हम प्रोवाइड करें। और सबसे बेसिक आगाही यही है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करें कि हमें है तो नहीं। ठीक है, अगर कोई भी बंदा 40 साल से ऊपर है उसको एक दफ़ा साल में ज़रूर। मैं इसी तरफ आने वाली थी कि हमें कैसे पता चलेगा। समटाइम आपका सर भारी हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता उनका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, आप बगैर चेक कराए मेडिसिन खाते चले जा रहे हैं। कुछ सिम्टम्स, कोई आपको अलामत, कोई आप पता कैसे चलेगा कि आपका बीपी हाई है? जी देखिए, ब्लड प्रेशर को कहा जाता है इसे साइलेंट किलर, साइलेंट डिजीज़ है। कोई इसकी अलामतें नहीं होती। सही। और अगर इसकी वजह से कोई कहीं कोई डैमेज हो रहा होगा तो उसकी डैमेज की अलामतें आएंगी। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें खुदा न खास्ता किसी को हाई ब्लड प्रेशर के साथ सिवियर हेडेक हो रही है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग की खून की नसों को मसला हो रहा है। सही। ठीक है, आम ब्लड प्रेशर में कोई अलामतें नहीं होती। किसी बहाने से चेक करने से, किसी मेडिकल चेकअप हो रहा है, किसी और बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास गए हुए हैं, कोई मेडिकल सर्वे हो रहा है या कोई जॉब का कोई रिक्वायरमेंट है कि हर आपने पीरियडिकली मेडिकल अपना करवाना है, तो उस पर चेक करवाने से हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर आप जाएँ, आपकी उम्र 35 से 40 साल से ऊपर हो तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं और उससे पूछ लें डॉक्टर साहब से या नर्स से, आप पूछ लें कितना है, ताकि आपको अगली दफ़ा वो पता हो कि आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में होता है। और अगर उनसे पूछ लें कि ये नॉर्मल रेंज है कि अब नॉर्मल रेंज है, सादा सा सवाल पूछें, उस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो लेवल ऑफ थ्रेट बता देंगे कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बॉर्डरलाइन हाई है, हम दवाई आपको नहीं दे रहे
लेकिन आप इसको 1 से 2 हफ्ते के दौरान इसको दोबारा से चेक करवाइएगा। सही सही। या आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, आपको कोई परेशानी की बात नहीं, आप 6 महीने बाद अगली डॉक्टर दफ़ा साहब फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है? फैमिली ब्लड प्रेशर का मर्ज भी फैमिलीज़ में रन करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैमिली हिस्ट्री भी है, मोटापा, स्ट्रेस, लेकिन 90% केसेस में इसकी कोई रीज़न नहीं होती। सही। ये ब्लड प्रेशर जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन की कोई रीज़न नहीं होती है, और वो फैमिलीज़ में ख़ास उम्र के बाद जेनेटिकली आमतौर पे एक से दूसरे को लग रहा है। अच्छा, एक ये भी चीज़ सुन रखी है कि जो ओबेसिटी, जिन लोगों को, जो लोग ओबेसिटी का शिकार है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर के मर्ज का जी शिकार हो देखिए, जाते हाई सॉल्ट इंटेक एक फैक्टर है और लो पोटेशियम इंटेक इसका दूसरा फैक्टर है। तो ठीक है। उससे देखें जो खाने वाले लोग हैं, जो मोटापे वाले लोग हैं, मोटापे की खास तौर पे बात करें कि बहुत सारी बीमारियों का रिस्क वज़न से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसमें से एक ब्लड प्रेशर भी है। ऑन एन एवरेज देखा जाए 1 किलो अगर वज़न काम करते हैं और कोई ओवरवेट है तो उसका 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। अच्छा। तो आप सादा मिसाल लें कि अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर 10 डिग्रीज उसका ज़्यादा है, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा है, फ़र्ज़ कर लें उसका 160 है या 150 है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो अगर वो 10 किलो वज़न कम कर लेता है तो बगैर दवाई के उसका वो लेवल अचीव हो जाता है। और याद रहे कि बहुत सारी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर कम करती हैं वो इसी तरह इसी रेंज में कारी होती हैं, 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आप समझें कि एक दवाई की जगह पे आपने एक अपने जिस्म में तब्दीली ला के एक पिल से जान छुड़ा ली। सही। तो ब्लड प्रेशर और वजन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको ओवरवेट लोगों को खास तौर पर अपना ओवरवेट लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है। खुदा ना खास्ता अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप रूटीन की मेडिसिन खा रहे हैं और आप वो नहीं खा रहे, आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि भाई आपने हर रोज़ ये मेडिसिन खानी है, आगे चल के क्या क्या पेचीदगियाँ, क्या क्या बीमारियाँ? देखिए, ब्लड प्रेशर का लिंक बहुत सारी बीमारियों से डायरेक्ट है। हार्ट फेलियर एक चीज़ है, खुदा ना खास्ता फालिज का हमला हो सकता है, दिल का हमला या हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो हो सकता है, किडनी फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न्स हैं, आई विजन लॉस की बहुत बड़ी रीज़न है कि आंखों में, गुर्दों में, दिमाग में और दिल पे इसके असरात आते हैं। सही। तो आप लोगों को एहतियात करनी है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखना है, अपने लाइफस्टाइल को भी देखना है। ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी को महफूज किस तरह से रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपने दूर रहना है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, नींद का भी क्या ताल्लुक है इससे? देखिए, नींद का ताल्लुक इस तरह से है कि आर्जी तौर पर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में जब इस तरह की स्लीप डिस्टर्बेंस आती है तो उनका ब्लड प्रेशर, की वजह कोई भी हो, चाहे वो नींद की कमी हो, चाहे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, जॉब स्ट्रेस हो, वो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ावे का एक जरिया। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? एक दफ़ा आज के दिन की मुनासबत से ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये याद रखें कि दवाई की ज़रूरत सारी उम्र है। मेजॉरिटी लोगों का ये एक बहुत हमारा मसला है कि हम दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाते हैं, दवाई लेते हैं, 2 से 3 दफ़ा नॉर्मल चेक करवाते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये क्योर हो गया। तो ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, कंट्रोलेबल डिजीज़ है। कंट्रोलेबल का मतलब ये है कि जिस तरह खाना रोज़ाना खाना है इस तरह पिल भी खानी है। दवाइयाँ बदल सकती हैं, दवाइयाँ कम हो सकती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे छुटकारा नहीं आपको मिल सकता। आमतौर पे उसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मुफीद मालूमात आपने हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि ये जो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसका फ़ायदा आपको भी पहुँचेगा और आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि आप इन तमाम तर बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सके, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, घर बैठ के कारोबार किस तरह से कर सकते हैं, मुस्तनद तरीका इसका क्या है जिसका फ़ायदा भी आपको पहुंचे। अमेज़ोन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, इससे आप अच्छे तरीके से कैसे कारोबार कर सकते हैं, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, इस पे हम रोशनी डालने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। साकिब अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO हैं एंड को फाउंडर हैं इनेबलर्स के, और साथ ही साथ आपको अमेज़ोन के हवाले से मैं ये भी बताती चलूँ जी, डिटेल्स के मुताबिक अमेज़ोन की जानिब से पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे पाकिस्तानी कंपनियाँ अपनी मसनूआत पूरी दुनिया में ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकती हैं। अब इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, किस तरह से आप पूरी दुनिया में अपनी मसनूआत जो हैं वो आप फ़रोख्त कर सकते हैं, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। साकिब अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएगा, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो शिकायत ये करते हैं कि जी काम करने को कुछ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे नौजवान? देखें, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए अनेबल होने जा रही है। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी 105 से 106 मुल्क थे जहाँ पे अमेज़न अलाउ करता था उन कंट्रीज़ को जहाँ से वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते थे। अब पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान को अप्रूव कंट्रीज़ में डाला जा रहा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहकर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेज़न, जो कि अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी और जगहों पर सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, या कहीं से भी लेकर वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और वो एक्सपोर्ट करेंगे उन प्रोडक्ट्स को। सो बेसिकली मॉडल क्या होगा कि आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और जहाँ पर सेल होगी तो डॉलर्स को इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान, बिकॉज आप डॉलर्स में सेल कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अ विन विन फॉर एवरीवन, पाकिस्तान इकॉनमी। अच्छा, अब इस पे क्या हर कोई कारोबार कर सकता है अमेज़न पे? वेल ऑब्वियसली, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, इसके बहुत ही रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल इट। और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस नॉलेज, लैपटॉप नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी, क्योंकि आप दुनिया की मार्केट प्लेस में जा रहे हैं जहाँ डेली 6 करोड़ लोग विज़िट करते हैं, जिसकी डेली की सेल $4 बिलियन है। तो वहाँ पर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए पहले रेडी होना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपकी आपका जो सेलर अकाउंट है उसको बैन करा सकता है। सेलर अकाउंट बैन को इजी वर्ड्स में क्या कहेंगे कि आपकी चलती हुई दुकान को आकर किसी ने बंद कर दिया, तो ऐसा आप क्या फील करेंगे, जिसको आप खोल भी नहीं सकते दोबारा। तो ये कि ये इसको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना। मैं चाहूँगी कुछ टिप्स आप शेयर करें, क्योंकि जो लोग इस पे नौजवान काम करना चाह रहे हैं और कुछ जो लोग चाह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी मसनूआत बेचें, उनके लिए टिप्स क्या क्या हैं? वेल सबसे पहले तो उसको आप हमारा बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, जिसमें हमने 80+ स्किल्स ऐड किए हुए हैं जिसको आप लर्न कर सकते हैं, जिसका नाम है एनेबलिंग वीडियो सीरीज़। तो आप उसको फ्री में हासिल कर सकते हैं। हर पाकिस्तानी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ़्री है। तो आप लर्न करें, पहले पूरे सिस्टम को देखें, मेरी सिचुएशन कहाँ फॉल करती है। मींस कोई ऐसा बच्चा जो कहता है जी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप स्किल सीख कर उन लोगों के साथ अटैच्ड हों जिसके पास पैसे हैं। तो ये दोनों लोग जब कनेक्ट होंगे तो इससे एक इकोसिस्टम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा हमारा। दूसरा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो ये कि आपने पहले देखना है मेरी सिचुएशन कहाँ फॉल करती है, क्या मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं ऐसा काम सीखूं कि मैं अपना ब्रांड डेवलप करूं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली द माइंडसेट इज़ कि हमें कंटेनर के पैसे दिए जाएं और हम यहाँ से पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट करें। ये माइंडसेट नहीं है कि मैं मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाकर अपना ब्रांड सेल करूँ। तो ये माइंडसेट हमें लोगों को देना है, इसकी अवेयरनेस के लिए लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारा मटीरियल्स एनेबलर्स की शक्ल में मौजूद है जिसको लोग सर्च करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर समझते हैं उसके बाद आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है। वो लोग जो ऑलरेडी अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर्स हैं उनके साथ अटैच्ड होना चाहते हैं, तो वो भी आप बेसिकली एक सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। बट पहले ट्राई टू लर्न फ्रॉम द सिस्टम जो कि अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग फ़ौरन कहते हैं कि हमें स्पून फीडिंग की जाए और मुझे बताया जाए कि ये कैसे होगा एंड ऑल दैट। बट ख़ुद से जब एक अवेलेबल मटीरियल है उसको लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हमारे ग्रुप में पूछें जिसमें लाखों लोग मौजूद हैं ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से। तो ये कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी अपनी क्वालिटी पे। सही। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी पे फोकस नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्विक रिच बनना चाहते हैं कल ही। तो ये है कि हमें ब्रांड माइंडसेट के साथ जाना होगा। अगर हम ब्रांड माइंडसेट के साथ जाएंगे तो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन जो कि आप कल को उसको सेल भी कर सकते हैं और कल को मज़ीद उसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सी द पीपल शुड टेक इट फॉरवर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप। आपने अगर अमेज़न पे कोई काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। जी, इसीलिए तो जिसके पास पैसे नहीं हैं होने चाहिए तो वो अपना ब्रांड डेवलप करे, अब सेलर बने, सेल करे। जिसके पास नहीं है वो बेसिकली सीखे पूरे सिस्टम को
और उन लोगों के साथ अटैच्ड हो जिसके पास पैसे हैं। ये भी मौका अवेलेबल है आपके जी पास? जी बिल्कुल, ऐसे हमारे पास एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे हैं, एक तरफ वो हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो लोग कहते हैं जी हमें ऐसे लोग अटैच कराए जाएं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए मार्केट ओपन होने जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के पास, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास जिसके पास पैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे हमने खर्च करना है। तो हमें जो स्किल फोर्स है वो उसको पूरा बिजनेस प्लान बना के दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम आपके पूरे ब्रांड को। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना हुआ मिल जाए आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाती है। सेकेंडली, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे होते हैं, तो आप इस रिस्क फैक्टर पे किस तरह से काबू पा सकते हैं? क्या अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, बार बार अगर आपको यही रहेगा कि पता नहीं मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में कामयाब होती भी है या नहीं होती, कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे कि पता हो कि ये चीज़ें ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकती हैं, इससे आपका बिजनेस ज़्यादा आगे जा सकता है, और ये चीज़ें इनकी वैल्यू एज सच नहीं है? देखें, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। हम प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि उसी की बेस पे ही हमने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अब हम ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी डिमांड हाई है, डिमांड हाई है और कंपटीशन कम है। ऐसी प्रोडक्ट ना सेलेक्ट कर लें जिसमें लाखों लोग ऑलरेडी उसको सेल कर रहे हैं और बहुत ही हाई कंपटीशन है उसका। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि छोटी सी प्रोडक्ट है, ना कि इतनी हैवी टेबल आप सेल करना शुरू करें। यहाँ से आप पाकिस्तान से शिप करते करते 100 यूनिट्स भेजेंगे तो सारी तो शिपमेंट कॉस्ट लग जाएगी एंड ऑल दैट। सो छोटी सी प्रोडक्ट हो, छोटा सा उसकी डायमेंशंस हो, क्योंकि अमेज़ॉन भी अपनी चीज़ें अपनी कमीशंस को चार्ज करता है बेस्ड ऑन द वेट। तो वो आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, विच मीन्स कि अगर पहली दुकान वाला अगर $50,000 की पर मंथ सेल कर रहा है तो जो आखिरी दुकान वाला है वो भी $5,000 से $10,000 की कर रहा है, क्योंकि जब आप नई प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो आपकी आखिरी आप आखिरी नंबर पर ही होंगे क्योंकि आपने अभी आए हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप टूल्स के थ्रू देख सकते हैं, जैसे जंगल स्काउट टूल है, हीलियम 10 एक अमेज़ॉन के प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस है। और ये लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो सीख भी सकते हैं कि प्रोडक्ट फाइंडिंग क्राइटेरिया, जो कि बड़ा एक चैलेंजिंग है, और वो $300 से $400 की प्रोडक्ट को सेल किया जाता है मार्केट में बेस्ड ऑन द एनेबलर्स क्राइटेरिया, जिसको आप एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके लो कंपटीशन प्रोडक्ट किसी इन्वेस्टर को पेच कर सकते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं हैं, रिव्यूज़ नहीं हैं, जिसकी डिमांड इस वक्त इमर्जिंग है, ट्रेंड है, सीजनल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो सिर्फ 1 महीना ही चलेगी, जो कि आप सिर्फ समर के लिए, ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि सारा साल 12 महीने चल सके। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको नोट किया जा सकता है और बेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, आपको मार्केट की सिचुएशन भी देखनी है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसी दौड़ में लग जाएंगे कि अच्छा इससे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, आपने वहाँ से सुना है, यहाँ से सुना है, आप भी उसी तरफ चल जाएं, इसका नुकसान होता है क्या? वो ऐसे ही, क्योंकि हम एक ट्रेंड की तरफ जाते हैं, हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते कि वाई समवन शुड बाय फ्रॉम यू, वाई समवन शुड नॉट बाय फ्रॉम अदर्स। तो आपने अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ें बीच में ऐड ऑन डालें जो किसी और ने चीज़ें नहीं डाली साथ। अगर फॉर एग्जांपल एक चाय का टम्बलर है या कोई ग्लास है, मग है, उसके साथ साथ हैंडलर भी डालें। मतलब एक इस जैसे जस्ट एन एग्जांपल कि आप एक छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कर सकते हैं, रादर देन गोइंग इनटू अ टिपिकल वे इंस्टेड ऑफ नॉट थिंकिंग क्रिएटिवली। सही। अच्छा जी, अब हमने ये पूछना है कि किस तरह से आप सेफली जो है अपनी अशिया को बेच सकते हैं। आप जब भी ऑनलाइन कोई ख़रीदारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चांसेस किस चीज़ के होते हैं कि आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो आप तक पहुंचती नहीं है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उनसे पैसे ज़्यादा वसूल कर लिए गए, टाइम पे नहीं उनके पास चीज़ पहुंची जिनकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जब आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं उससे जुड़ी होती हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये ट्रेंड तो पाकिस्तान में ज़्यादा है जिसमें दिखाया कुछ जाता है और आया कुछ जाता है। बट फॉर्चुनेटली अगर हम देखें ये ट्रेंड भी साथ साथ चेंज हो रहा है। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम फिगर्स ही देखें, पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक 96 अरब 96 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। ये लोग बाय कर ही रहे हैं बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग द सिस्टम अ बेट।
बिकॉज लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग पहले रिव्यूज़ चेक कर रहे हैं, लोग सेलर की हिस्ट्री देख सकते हैं पहले, ना कि पहले आप फेसबुक पे किसी चीज़ को देखें और फ़ौरन से बाय कर लें पिक्चर्स देख कर और फिर कुछ और आ जाए तो आप उसको ट्रैक ही ना कर सकें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स की एसोसिएशन लेकर आ रहे हैं। उस एसोसिएशन में लोग रजिस्टर्ड होंगे पहले और वही लोग ही पाकिस्तान में सेल कर पाएँ जो कि रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, ना कि ऐसा बंदा जो घर से उठकर फेसबुक पे पेज बनाकर लॉन का सूट दिखाए और चादरें बेच दे बाद में। तो ये कंट्रोल्ड करना पड़ेगा। तो ये ओबियसली पाकिस्तान में तो है लेकिन चेंज हो रहा है। अब क्यों अमेज़ॉन जो है दुनिया की मार्केट प्लेस बनी? क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट ही इतना हुआ कि जो दिखाया गया और वही आया। अगर ना आया तो उस सेलर को फौरन से यानी अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये महफूज और बहुत मुस्तनद आपके पास प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए, आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, अमेज़ॉन पे क्योंकि आप ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पे फॉलो करें उसके रूल्स तो देन यू कैन हैव योर शॉप ओपन फॉर एवर। बिकॉज पाकिस्तान में जो तो नहीं दिखाया जाता तो वो कोई डिफरेंट आता है। जी, तो बिल्कुल ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है और फिर अपनी प्रोडक्ट को मुस्तनद बनाने के लिए आपने उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, तब आप अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पूरे रमज़ान हम आपको अपडेट करते रहे शहर के रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल से, ओपन मार्केट से। चीनी का मसला हल नहीं हुआ, चिकन की प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आई, सब्जियों की कीमतें कंट्रोल में नहीं आई। यानी ओवरऑल शहरियों का जो सबसे बड़ा मसला रहा थ्रू आउट वो था जी महंगाई। लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। सब्जियाँ हों, फल हों, चिकन हो, लोग ख़रीदारी तो नहीं कर सके, लेकिन लोग बार बार ये शिकायतें करते रहे कि खुदारा हुकूमत अपना किरदार अदा करे, कीमतें कंट्रोल करे, जो कि पूरा रमज़ान नहीं हुई, ईद पे नहीं हुई। लेकिन अब जब हालात जो है वो देखा जा रहा था जी, बार बार चिकन की कह रहे थे कि ईद के बाद कीमतें कुछ कंट्रोल हो जाएंगी, सब्जियों के रेट कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। मार्केट में सब्जियों की कीमतें बारहा हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी निर्खनामे तक महदूद रह जाती हैं और उसके बाद उन पर अमल नहीं होता। हर इलाके के अपने ही रेट होते हैं, हर इलाके की कैटेगरी के हिसाब से रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है और बेचारे इलाका मकीन जो हैं वो मजबूर होते हैं कि उन्होंने उसी कीमत पर चीज़ें खरीदनी हैं। खैर, अब माह रमज़ान के बाद जब शहरियों को उम्मीद थी कि शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए, ईद के बाद कुछ हालात बेहतर हो जाएं, तो अभी मार्केट की सूरत हाल क्या है, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, चिकन के रेट कुछ काबू में आए हैं या नहीं आए, ये हम जानते हैं। हसनैन हमारे रिपोर्टर बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू। ओपन मार्केट में सब्जी, फलों, गोश्त और अंडों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। सबसे पहले सब्जियों का अगर जिक्र किया जाए तो जो आलू नया है वो 42 से 45 रुपए फी किलो, प्याज की कीमत की जिक्र अगर किया जाए तो वो 20 से 22 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 22 से 24 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की अगर बात की जाए तो जो लहसन है वो 110 से 115 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हुआ है। करेलों की कीमत की अगर बात की जाए तो करेले 40 से 42 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हुए हैं। इसके अलावा मेथी 60, बैंगन 34, बंद गोभी 30, अरवी 135 और जो लीमू है वो 240 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हुए हैं। अगर फलों की कीमतों की अगर बात की जाए तो जो सेब है वो सेब 150 से 160 रुपए फी किलो, केला अगर केले की बात की जाए तो केला 160 से 170 रुपए दर्जन में फ़रोख्त हुआ है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 95 से 100 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा आम 120, खरबूजा जो है वो 70, फालसा 110 और जो तरबूज है वो 15 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हुआ है। इसके अलावा अगर गोश्त की कीमतों की जिक्र किया जाए, जो ब्रायलर मुर्गी है वो ओपन मार्केट में 415 रुपए फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर जिंदा ब्रायलर मुर्गी के जो थोक रेट है उसका जिक्र किया जाए तो वो 275 रुपए फी किलो, जबकि जो परचून रेट है वो 283 रुपए फी किलो मुकर्रर हुआ है। इसी तरह अगर अंडों की कीमतों का जिक्र किया जाए तो जो अंडे हैं वो 142 रुपए फी दर्जन के हिसाब से आज फ़रोख्त हुए हैं और जो पेटी की कीमत है वो 4140 रुपए मुकर्रर हुई है। इसी तरह से जो मंडी है उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फल हो, सब्जी हो, फ्रूट हो और गोश्त का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच हसनैन। आपने सब्जियों की, फलों की और चिकन रेट भी हमें बता दिए, तो आई होप लोगों के लिए कुछ आसानी हो जाएगी कि आज उन्होंने बनाना क्या है।
अब इसके बाद शहर का मौसम जो हम देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मौसम की सूरत हाल बताने के लिए हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी कोमल। हर बदलते दिन के साथ मौसम बदल रहा है और गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज का मौसम खुश्क है और सूरज ने खूब आंखें दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 22% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। हल्की हल्की हवाएँ भी जारी हैं और महकमा मौसमियात के हवाले से बताऊँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाइस मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गुज़िश्ता कई रोज़ से मौसम खुशगवार रहने की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। थैंक यू सो मच कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। और अब कुछ जान लेते हैं कि गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं माल के हाल में। तो एक नज़र डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।